ये मेरे लिए बहुत ही न्यू है। मुझे लुक पे भी बहुत ट्रोल किया गया, पर्सनली भी सजा भी बोल सकते हो। काम कर रहे हो, वहाँ का लोग देख रहे हैं, आप शो में इतना घटिया दिख रहे हो। न्यू चीज का एक एक्साइटमेंट ही अलग होती है। फेम मिलेगा, नाम मिलेगा तो मैं करना चाहूंगी। मुझे ऐसा नेशनल प्लेटफॉर्म मुझे बहुत पसंद है जहाँ पे देश के लोग मुझे देख सकते। जो आजमा रियल लाइफ में है, शो के लिए अपने को चेंज कर लिए थे, प्रतीक को निकाल दिया और खुद आगे चली गई। तो मैं ये भी सोचती थी क्यों लोग इतना फैन है। लगता है कि इतना भी नहीं करना चाहिए, बहुत ओवर हुआ। मैं बच्ची थी उन लोगों के सामने, अपने पैर पे कुल्हाड़ी कर दी। मेरे अंदर था कि मैं खुद से ड्रामा लिखूं, खुद से वो परफॉर्म करवाऊं। मराठी सीखो तो ही तुम यहाँ पे रह पाओगे। गन पॉइंट देगा, तुमको सीखना पड़ेगा, नहीं तो तुमको उड़ा देंगे आगे। और यहाँ पे ना एक है कि इंडस्ट्री में रहो तो सुंदर दिखना जरूरी है। तो अक्षय कुमार के साथ मुझे मूवी करनी है और मैं जानती हूँ कि मैं करूंगी ना वो मूवी। नमस्ते, मैं हूँ केशव झा और आप देख रहे हैं बीबी मीडिया। आज मेरे साथ एक ऐसी अदाकारा हैं जो खुद को क्राई बेबी कहलाने में बिल्कुल हिचकिचाती नहीं है। वो बोल्ड हैं, ब्यूटीफुल हैं, ब्रेनी भी हैं। स्वागत कीजिए गार्गी कुंडू जी का। स्वागत है आपका हमारे शो में। थैंक यू। सबसे पहले तो ये पूछना चाहूंगा मैं कि द सोसाइटी करने के बाद आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आया? ये जो नया फेम आपको मिला है, इसको कितना एंजॉय कर रही हैं आप? ये मेरे लिए बहुत ही न्यू है बिकॉज फर्स्ट टाइम मैंने कोई रियलिटी शो किया। इसके पहले मैं बंगाली इंडस्ट्री में थी, वहाँ पे टेलीविजन शो करती थी, सीरियल करती थी, वेब सीरीज एज एन एक्टर वहाँ पे थी। यहाँ पे भी एज एन एक्टर भी काम करती हूँ। बट रियलिटी शो का मजा या फिर फिल्म सजा भी बोल सकते हो होता है। तो ये सब एक साथ मिल रहा है, बहुत नया एक्सपीरियंस है और नया कुछ एक्सपीरियंस करने में मुझे बहुत मजा आता है। जैसा आपने कहा कि आप पहले बंगाल की इंडस्ट्री में थी, तो वहां से मुंबई तक का सफर कैसे तय हुआ? कैसे लगा कि चलो अब जरा कुछ नया करते हैं, मुंबई की ओर बढ़ते हैं? कैसे शुरू हुआ ये सब? मैं बंगाली में करती थी थिएटर पहले, वहाँ उसके बाद मैंने कैमरा एक्टिंग शुरू किया, मूवी किया, वेब सीरीज भी किया वहाँ पे। देन मैं ना एक्चुअली चाहती थी कि मैं जो काम करूँगी वो दुनिया तक पहुँचे, जितना ज़्यादा लोगों के पास पहुँचेगा उतना ज़्यादा मुझे खुशी होगी। तो वहाँ पे ना मैं बंद हो जा रही थी क्योंकि रीजनल इंडस्ट्री है, काम कर रहे हो, वहाँ का लोग देख रहे हैं। इनफैक्ट बांग्लादेश के लोग भी देखते हैं वेस्ट बंगाल का काम, वो ईस्ट साइड सब लोग देखते हैं। बट ये जो वेस्ट साइड है या ये जो ये साइड होता है मुंबई का जो या फिर पूरा जो इंडिया का, ऑल ओवर इंडिया का, जो वो लोग नहीं देख पाते, तो जान नहीं पा रहे थे मैं कौन हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरा पहचान बने पूरा इंडिया में। तो कोई एक्टिंग के लिए आपने कुछ फॉर्मल ट्रेनिंग ली है कि बस मतलब शौक से कर रही हैं? नहीं, ट्रेनिंग तो मैंने ली है। मैंने थिएटर किया था, वहाँ पे नांदीकर ग्रुप में मैं थी, जो इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट थिएटर ग्रुप में माने जाते हैं। देन एनएसजे में मैं वहाँ पे परफॉर्म करने में गई थी। बट मुझे बहुत मन था कि मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जाऊँ, सीखूँ, बट बहुत लेट हो गया। अभी शुरू हो गया काम मेरा यहाँ पे भी, तो वहाँ पे बहुत टाइम लगता है। कितना साल देने के बाद फिर तुम, अगर अभी आपको एनएसडी जाने का मौका मिले, जाएंगे आप? उसके लिए नहीं, एग्जाम देना पड़ता है। एंड मैंने सच बताओ तो मैंने ट्राई नहीं किया अभी तक, तो करना पड़ेगा फिर ट्राई मुझे। आप ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं, डांसर हैं, मॉडल हैं, एक्ट्रेस हैं, तो ये सारा कुछ जो है, इनमें गार्गी को अगर खुद चुनना हो कि ये जो रोल है ये मुझे डिफाइन करता है, वो कौन सा शब्द होगा? इन सब में से क्या बोला, आर्टिस्ट। अगर मैं बोले तो मैं आर्टिस्ट ही हूँ, क्योंकि सब कुछ मिला के एक आर्टिस्ट ही होती है। एंड आजकल तो मुझे लगता है सभी मल्टी टैलेंटेड है, बहुत सारे मल्टी टैलेंटेड लोग हैं। बट एक्टिंग इज माई फर्स्ट चॉइस ऑलवेज। अब थोड़ा द सोसाइटी की तरफ आते हैं। वहां जाने का कैसे आपको चस्का लगा? कैसे पूरा प्रोसेस हुआ? कैसे आप द सोसाइटी तक पहुंची? और कैसा रिएक्शन था आपके जब परिवार वालों ने सुना कि इतना बड़ा शो कर रही है मुन्नवर फारूकी है उसमें? कैसा सबका रिएक्शन था और पूरा प्रोसेस कैसा था वहां तक जाने का? पहली बार मुझे कॉल आया प्रोडक्शन हाउस से एंड मुझे इंटरव्यू ऑडिशन के लिए बोला, तो मैंने दिया। एंड उसके बाद 1 महीना हो गया, कुछ अपडेट नहीं आया। मुझे लगा कुछ ऐसे ही मतलब हुआ नहीं होगा शायद, क्योंकि ऑडिशन तो हम बहुत देते हैं, उसमें से गिने चुने काम ही मिलते हैं। तो मैंने छोड़ दिया था। फिर मुझे कॉल आया और बोला कि आपको आना पड़ेगा ऑफिस में, सामने से हम डिस्कस करेंगे। फाइनली ये सब करते करते सिलेक्शन हो गया। एंड देन फैमिली को मैंने जब बोला, उनको कुछ समझ नहीं आया। पहली बात तो वो बोल रहे थे, उनको पता है कि कुछ गिने चुने नाम है। सोसाइटी इज द फर्स्ट ऐसा शो जिसका नाम भी पहले लोग सुने नहीं थे। मैं भी नहीं जानती थी हो क्या रहा है, मुझे भी नहीं पता था कुछ। जब मैं अंदर गई तब भी नहीं पता था कि हो क्या रहा है। वहां पे जाने के बाद पता चल रहा है कि ये हो रहा है मेरे साथ। कुछ आइडिया नहीं था, कुछ भी नहीं, क्योंकि ये ऐसा शो है जो न्यू आया है, कॉन्सेप्ट भी न्यू है, सब कुछ न्यू है। तो मतलब अगर आपने कहा कुछ पता नहीं था आपको, तो कैसे आपको लगा कि इस शो में जाना चाहिए? क्योंकि अगर कोई इंसान है उसको किसी पर्टिकुलर शो में जाना है तो एक चीज अट्रैक्ट करती है उसको कि हाँ इस शो में जाऊंगी तो ये होगा, ये होगा। तो द सोसाइटी को क्यों चुना आपने? मतलब क्यों लगा कि जाना चाहिए आपको वहां पे?
पहली बात तो ये एक नया शो है, तो वो तो एक्साइटमेंट था ही कि जानती नहीं हुई हो क्या रहा है, तो एक होता है कि न्यू चीज का एक एक्साइटमेंट ही अलग होती है। और सेकंड, मैंने सुना था कि होस्ट शायद कोई ऐसा है जो बहुत बिग है, एंड मुझे लगा चलो कोई होस्ट ऐसा है जो रहेगा तो शो ऐसे ही हिट हो जाएगा, कोई इशू नहीं है उसमें। और जियो हॉटस्टार का शो है तो वो हिट होने ही वाला है वैसे भी। तो ये सब तो था ही, क्योंकि कुछ काम करूंगी अगर उससे मुझे फेम मिलेगा, नाम मिलेगा, तो मैं करना चाहूंगी वो तो चीज। ये आपने मतलब फेम के लिए आप वहां पर गई थी? मैं तो फेम के लिए गई थी कि मुझे चाहिए था नेशनल, मैंने बोला पहले ही कि मुझे ऐसा नेशनल प्लेटफॉर्म मुझे बहुत पसंद है जहाँ पे देश के लोग मुझे देख सकते हैं। जो शो है क्या पूरी तरह उतना ही रियल है जितना दिखाया जाता है, या उसमें कुछ फेकनेस है, या सिर्फ कुछ लोग हैं जो सिर्फ कैमरे के लिए कर रहे हैं, कुछ चीजें सिर्फ कैमरे के लिए हो रही हैं, ऐसा कुछ है? मैं पर्सनली बोलूंगी कि मैं तो रियल थी, मुझे नहीं पता था, और मेरा ये पहली बार तो फर्स्ट रियलिटी शो था, और ये सोसाइटी शो का कुछ कॉन्सेप्ट भी मुझे उतना क्लियर नहीं था, शो के बाद मुझे पता चला। और वहां पे जाके जो पार्टिसिपेंट भी थे ना, उनको भी मैं पर्सनली नहीं जानती थी उतना। आई थिंक मैं खुशी को जानती थी, बिकॉज वो पहले उसका वीडियो जा रहा था पैप्स पेज में, तो उसको मैं जानती थी कि ये है। बाकी मैं सच बताऊं तो मैं जाने के बाद ही मैं पहचान पाई, उसके पहले मुझे कोई आइडिया नहीं था कि कौन है। एंड वो लोग रियल लाइफ में क्या है वो अभी पता चल रहा है मुझे शो के बाद, बट वहां पे अलग ही पर्सनालिटी लेके, सब वो शो के लिए था, वो लोग शो के लिए अपने को चेंज कर लिए थे। एंड मुझे ये चीज अगर पता होता तो शायद मैं आज फाइनल तक रहती। वो लोग मतलब कौन कौन? बहुत है, आजमा है, जो आजमा रियल लाइफ में है, आजमा शो के लिए अलग हो जाती है। एंड और क्या एग्जांपल बताऊं, खुशी को बाहर अलग देखती हूँ, शो के अंदर अलग देख रही हूँ। शायद वो शो के अंदर ज्यादा मेरे साथ कुछ ऐसा कुछ किया नहीं जो मुझे गुस्सा है, शो के अंदर मेरे साथ ठीक ठाक थी। एंड बाहर वो जैसी करती थी तो मुझे गुस्सा आता था कि ऐसे क्यों कर रही है। तो और बाकी आरोही को मैं अभी उससे बातचीत होती है मेरी। वैसे तो शो के अंदर वो मेरे साथ बुरा किया है, क्योंकि एक पर्टिकुलर पार्ट में आप देखोगे कि लूडो का गेम हुआ एंड वहां पे हम सबका पैसा लगा था, हम सबको रिटर्न आना था, बट वो तीनों जो खेले थे, प्रतीक, आरोही, मन्नत, वो तीनों ने अपने अंदर बांट लिया, और मतलब वहां पे मेरा सबसे ज्यादा लॉस हुआ, क्योंकि मेरा पॉइंट सबसे नीचे हो गया था। तो मुझे ही लॉस होना था, और मुझे पता था कि एलिमिनेशन, अगर मेरे पास कुछ ऐसा डेयर है जो मैं नहीं कर पाऊंगी तो मुझे ही जाना पड़ेगा बाहर। जैसा कि मैंने अपनी शुरुआत में कहा था कि आप खुद को क्राई बेबी कहना है बिल्कुल हिचकिचाती नहीं है, जब भी क्राई बेबी खुद को आप कहती हैं तो क्या मतलब है इससे क्राई बेबी का? मैंने खुद को पहले नहीं कही ये बात, मतलब वो जो शो वालों ने मुझे ने कहा, कही थी cry तो आपने baby। उसको मैंने एक्सेप्ट एक्सेप्ट कर लिया। हाँ। हाँ, तो क्या है पूरा क्राई बेबी का पूरा सीन क्या है, क्या है? क्या है कि मैं ना बहुत ज्यादा इमोशनल हूँ, और वो शो में जाके बहुत क्लिप्स नहीं दिखाया गया, मैं बहुत रो रही थी। मतलब कुछ भी इमोशनल, कुछ भी मुझे हर्ट हो तो मैं रो देती हूँ। और इनफैक्ट मुझे लगता है पर्सनली कि मैं मूवी भी देखने जाती हूँ इमोशनल, मैं रो देती हूँ। मैं लोगों के कुछ सुन लेती हूँ कहानी, अगर वो मुझे लगे कि यार इसके साथ कितना बुरा हुआ, मैं रो देती हूँ। मेरे साथ बुरा हुआ, मैं उसमें भी रो देती हूँ। तो मैं रो देती हूँ, और ये मैं कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि हाँ, मैं क्राई करके मैं क्राई बेबी बोल सकता हूँ, मुझे कोई इशू। एंड मुझे लगता है कि रियल पीपल जो है वो ही रो सकता है, ऐसा फेक लोग तो दिखाने के लिए, वो होता है ना क्रोकोडाइल की जो टीयर होते हैं वो करते हैं। हाँ, बट वो पर्टिकुलर वो सिचुएशन वाइज होता है कि अभी मुझे चाहिए, अभी मुझे निकालना है। बट मेरे साथ ऐसा भी होता है कि मैं जब एक्टिंग करने जाती हूँ कहीं पे, तो तब मुझे बोलते हैं कि इस मोमेंट में तुमको आंसू निकालना है, और मैं बोलती हूँ अभी तो नहीं निकल रहा है, मुझे टाइम लगेगा, क्योंकि मैं फेक आंसू नहीं निकल सकती, मुझे वो सिचुएशन को फील करना होता है, फिर मैं निकालती, मतलब फिर वो खुद से आ जाता है। अगर आपको मौका मिले कि पूरे शो में से किसी एक कंटेस्टेंट को तुरंत निकाल दिया जाए, कौन होगा वो? मैं बोलूंगी मन्नत। क्यों ऐसा? क्योंकि मन्नत शुरू से बहुत वीक खेल रही थी, बाद में प्रतीक के साथ बॉन्डिंग होने के बाद प्रतीक उससे बहुत हेल्प किया, एंड वो मन्नत जो है प्रतीक के दिमाग की वजह से उसके हेल्प ले लेके प्रतीक को निकाल दिया और खुद आगे चली गई। मुझे तो लगा था प्रतीक आगे तक जाएगा, क्योंकि वो डिजर्व करता था स्टिल, बिकॉज उसका दिमाग बहुत चलता है, कैलकुलेशन ये सब, बट उल्टा हो गया। पूरे गेम में कोई ऐसा, क्योंकि आप बहुत लोग को नहीं जानती थी, आपने जैसे कहा खाली खुशी को आप जानती थी, उसके अलावा किसी को नहीं जानती थी आप, तो वहां जाने के बाद जो एक सबसे अच्छा दोस्त बन गया वो कौन था और क्यों? दोस्त अभी बातचीत आरोही से ही होती है मेरी, तो इसीलिए मैंने उसका ही नाम लिया, क्यों रियल है मुझे लगा। बाकी लोगों से मतलब खुशी भी अच्छी है एज अ ह्यूमन, बट बाकी उतना बातचीत नहीं होती है।
और आज़मा से भी बातचीत बाहर जितना हम लोग शो लॉन्च में गए थे वहाँ पे हुई थी। तो नूरीन भी अच्छी है, नूरीन भी अच्छी है। नूरीन मेरे साथ ऐसा कुछ किया नहीं, नूरीन भी अच्छी है, बट बाकी सच बताओ तो प्रतीक से भी बात हुआ है मुझे इंस्टाग्राम में और उस शो लॉन्च में। मतलब ऊपर-ऊपर तो बातचीत सबसे ही हुई है, ऐसा नहीं कि नहीं हुई है। बट सबसे ज़्यादा मुंबई में रहते भी कौन है? मुंबई में बहुत कम लोग ही रहते हैं। तो बाकी लोग बाहर से ही है, मिलना-जुलना पॉसिबल भी नहीं है। तो जो लोग यहाँ पे रहते हैं, उनसे ही। मुनव्वर एज अ होस्ट कैसे लगे आपको? कैसे लगे? क्या वो बायस थे? क्या वो रियल थे? क्या थे मतलब वो? देखिए, पहली बात तो मैं स्टैंड अप कॉमेडी जो मुनावर करता है, वो मैं उतना नहीं देखती थी। मैं फ्रैंकली बताऊँगी, मैं स्टैंड अप कॉमेडी उतना नहीं देखती हूँ। क्योंकि मैं मूवी देखती हूँ, कॉमेडी मूवी देख लेती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ। बट मुझे पता था कि ही इज़ वेरी फेमस, उनका बहुत ज़्यादा फैन बेस है एंड उनके लिए जो होता है ना मेरे पास आता था फीड में, तो मैं ये भी सोचती थी क्यों लोग इतना फैन है? एक एक आदमी का इतना फैन कैसे हो सकता है? एंड जब मैंने शो पे गई, शो पे जाके मुझे पता चला कि मुनव्वर हैज़ दैट ऑरा, कि वो ऑरा है, वो सामने से मैं जब फ़ील किया ना तब मुझे पता चला कि लोग क्यों उसके फैन हैं। क्योंकि वो बहुत दिमाग उसका बहुत शार्प है, वो ह्यूमन भी काइंड है और जब उसको ज़रूरत होता है वो डाँटते हैं लोगों को एंड मुझे सलमान खान वाइब आता है उससे। तो शो में क्या बायस थे? वो कैसे एज एज अ होस्टिंग की बात कर रहा हूँ मैं कि क्योंकि पूरा संचालन उनकी तरफ ही था। तो कैसे बायस थे कि रियल थे, नेचुरल थे? कैसा था उनका पूरा बिहेवियर कैसा था उनका? शो के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम प्रॉपर ही था बट मुझे पर्सनली लगा कि आज़मा के लिए थोड़ा एक फ्रेंड वो फ्रेंड थे पहले से दोनों। तो मुझे लगा था है तो कुछ शायद फ्रेंडली कुछ कनेक्शन है जो दिख रहा था शो में एंड ये मैं बोल नहीं रही हूँ सबने ये चीज़ वहाँ पे भी बोला एंड बाहर भी बोलते हैं क्योंकि आज़मा लॉन्ग टाइम से रियलिटी शो करते आ रही है एंड होता है फ्रेंड के लिए अलग से कॉर्नर होता है कितना भी छुपा लो वो निकल आता है। तो आपने कहा जो मिलना चाहिए आपको नहीं मिलता। क्या लगता है आपको जो सोसाइटी शो है इसने आपको बहुत कुछ दिया है? आपके करियर के ग्रोथ के लिए एक अच्छा साबित हुआ है ये? ऑब्वियसली आई एम थैंकफुल टू देम कि मुझे फर्स्ट रियलिटी शो मिला है सोसाइटी जी हॉटस्टार के थ्रू एंड मैं ऑलवेज उनकी इसके लिए ग्रेटफुल रहूंगी उनके लिए। और कुछ चीज़ों में हो सकता है कि मुझे पर्सनली लगा कि मैं और रह सकती थी शायद मुझे मौका मिलना चाहिए था और बट अभी वो लक भी नहीं था वहाँ पे लक भी बहुत चल रहा था लक भी और मुझे सबसे ज्यादा टफेस्ट गेम मिला डेयर जो है ये होने का गंजा होने का गंजी चुड़ैल बनने की एक ये था गंजी चुड़ैल बनो तो ही टिकोगे नहीं तो निकलो। तो वो मैं नहीं हो सकती थी गंजी चुड़ैल बिकॉज मुझे इंडस्ट्री में काम करना एक्टिंग करना है तो वैसे कई लोग आप पर ये भी आरोप लगाते हैं कि आप सिर्फ फेम के लिए गई थी, गेम के लिए नहीं गई थी। आपको सिर्फ फेम चाहिए था इसलिए आप अपने अपने शो किया फिर चली आई। नहीं गेम तो मैं खेली हूँ शुरू से लेके अगर शुरू में ही आप देखोगे कि ये एंट्री वाला जो 21 वाला गेम था उसमें ही अगर मैं निकल जाती तो मैं ये बोल सकती थी क्या आपका जो लास्ट टास्क था बहुत लोगों ने आपकी तारीफ तो की है लेकिन कुछ लोगों ने ये भी कहा कि भाई पीछे हट गई। हाँ पीछे हट गई क्यों नहीं किया यस ये फिर आदर्श के फैन जो है वो आके यस मुझे यस बहुत यस ज्यादा बोलने लगे कि आदर्श भाई को क्यों इतना कम में करवाया पहले निकल जाती 10 लाख उसको ही मिल जाता तो फिर गेम तो मैं खेली हूँ क्योंकि अगर मैं 10 लाख में बोल देती कि मुझे नहीं करना है और वो आदर्श को मिल जाता बहुत इजी हो जाता चीजें। बट मैं सोच रही थी बीच में मैंने सोच भी लिया था कि मैं एक्चुअली देखती हूँ कितना तक जाता है फिर आदर्श अगर नहीं करेगा बाई एनी चांस उसके दिमाग से अगर वो चला जाए और खुद ही निकल जाए तो मैं रह जाऊंगी ना। उसके दिमाग में भी तो हो सकता है एक लड़की हूँ इसमें इसका मतलब ये नहीं कि मैं ही मना कर दूं वो भी उसका दिमाग उसका फेशियल एक्सप्रेशन देख के मुझे लग रहा था कि वो भी नहीं कर सकता है तो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी मैं नीचे कर दूं नीचे कर दूं नीचे कर दूं देन वो खुद ही मना कर देगा बट फाइनली हुआ नहीं। शो में सबसे ज्यादा नकली कौन लगा आपको? भाई वो तो बिल्कुल ही बाहर भी झूठा है अंदर भी झूठा एकदम पूरा नकली है पूरी तरह से वो। नकली मतलब इंडस्ट्री का बादशाह जो आया था अंकित ही इज लाइक क्रेजी। मुझे मुझे लगता है कि इतना भी नहीं करना चाहिए बहुत ओवर वहां पे उसकी वजह से भी मेरा चिप्स कट हुआ है एंड मैंने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा और उसने कुछ भी रूल नहीं माना वहां पे सब रूल ब्रेक कर रहे थे इतना भी नहीं करना चाहिए। फेम के लिए कुछ भी मत करो और अभी तो उसको बहुत ट्रोलिंग मिल रहा है क्योंकि वो मुनावर के अगेंस्ट बात कर रहे हैं एंड बहुत ज्यादा डिसरेस्पेक्टफुल मतलब अनरियल डिसरेस्टफुल बातें कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि उसको बहुत ज्यादा इसकी वजह से अभी मिलेगा उसको। तो आपको आपको लगता है कि शो के होस्ट के खिलाफ शो का होस्ट कैसा भी हमको आवाज नहीं उठानी चाहिए बस
नहीं देखिए, इंडस्ट्री का बादशाह जो है वो उसको शायद पर्सनली बोला गया है इसलिए, बट उसने तो गलती की है, मानना पड़ेगा, उसने सच में गलती की है। उसने दो बार रूल ब्रेक किया, दो क्या उसके ज्यादा ही किया, और भी किया रूल ब्रेक, करता ही जा रहा था वो। तो उसको तो सही बोला है, वो जो अगेंस्ट खिलाफ जो ट्रोल बोल उसको मिल रहा है वो सही है, क्योंकि उसने गलती की है, उसको सजा मिला। ऐसे जो शो होते हैं उसमें जो मेकर्स होते हैं उनका कितना बड़ा रोल होता है? क्या वो भी कुछ कहते हैं कि भाई इस तरह से करो, इस तरह से पूरा नैरेटिव सेट करना है हमको, किसी कंटेस्टेंट को पॉजिटिव लाइट में दिखाना है, किसी को नेगेटिव में दिखाना है, कैसा होता है? वो हमको थोड़ी बोलेंगे ये तो सब। मतलब आपसे कुछ बातचीत नहीं होती, आप एकदम नहीं, raw होते बोल हैं? देते कि जो है रियल मतलब बनो, और मतलब तुम्हारे अपने स्ट्रैटेजी से खेलो। अब मेरा पहला शो था एंड ये शो भी ऐसा था सोसाइटी की जिसके बारे में मुझे पता ही नहीं था। अगर मैं देख लेती दूसरा किसी शो, उसके बारे में मुझे आइडिया होता कि ये ऐसा खेलते हैं, तो वहां पे मेरे लिए टफ हो गया, क्योंकि मेरा वहां पे जो भी बाकी लोग आए थे ना, 90% पहले कुछ शो करके आए हैं, उनको पता है गेम स्ट्रैटेजी की ऐसे होता है, स्टोरी ऐसे होता है। मैं बच्ची थी उन लोगों के सामने। लेकिन बच्ची तो थी, लेकिन जो आपकी पर्सनालिटी निखर के आई है बहुत बोल्ड एकदम, कि भाई किसी को कुछ भी कह देने वाली और चुप ना रहने वाली। तो क्या लगता है आपको ये जो बोल्ड पर्सनालिटी है वो बाकी कंटेस्टेंट के लिए एक डर बन गया था कि अगर ये आगे तक रही तो हमारा तो पत्ता साफ हो जाएगा? मुझे लोग आई थिंक सच बताऊं, वहां पे मैं दोस्त समझ रही थी लोगों को, बट मुझे वहां पे दोस्त नहीं समझ रहे थे। इनफैक्ट कोई भी नहीं समझ रहे थे। बाद में तो आरोही से बात हुई, अलग चीज है, बट वहां पे मुझे कोई प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं रख रही थी, एंड एज अ टेकन फॉर ग्रांटेड लिया था। एंड सोचे थे कि मेरे साथ मतलब मैं अपने तरफ से बहुत कोशिश किया वहां पे कि एक अच्छा बॉन्डिंग बनाओ, बट मुझे यूज कर रहे थे लोग वहां पे अपने वोट बैंक के लिए। तो मुझे बाद में वो रियलाइज हुआ कि मुझे यूज कर रहे थे लोग, कि मैं उनको एज अ दोस्त मान रही हूँ, तो मैं उनको हेल्प करूंगी जब उनको जरूरत है। मैं हेल्प किया भी है, बट आप देखो, एक टास्क था जहाँ पे वो कुश्ती लड़ना था, मतलब वो कुश्ती नहीं लड़ना था, वो मन्नत को रुकाने वाला एक टास्क था। मैंने अपने एफर्ट डाली, मैंने अपने तरफ से दूसरी गाड़ी को चिप्स भी दी है, बट मुझे उसके लिए कुछ अलग से कुछ ऐसा नहीं कि दोस्त लोग को समझ में आया कि मैंने एक्चुअली सैक्रिफाइस की वो चीज। किसी को लगा ही नहीं वो चीज, तो मुझे बुरा लगा कि यार मैंने सैक्रिफाइस किया, मैंने अपना चिप्स देके मेरा अपना ही जो है अपने पैर पे कुल्हाड़ी कर दी, फिर मैं शो से निकल गई। अभी लोग बोल रहे हैं, फैन जो है उनको लग रहा है कि वो मुझे मैसेज कर रहे हैं, मेरा स्टोरी डाल रहे हैं कि यू आर लाइक रियल लॉयल फ्रेंड, या फिर एकदम ऑनेस्ट इनोसेंट, वो उन लोगों को लग रहा है, बट शो के अंदर कुछ किसी को नहीं लग रहा था वो चीज। तो वही मैं पूछने वाला था कि जो ऐसे रियलिटी शो के अंदर जो दोस्तियां होती हैं, तो वो सिर्फ कैमरे के लिए होती हैं या कितनी सच्चाई होती है उस दोस्ती में, या सिर्फ शो के लिए, शो तक दोस्त हैं, या जब तक काम निकला तब तक दोस्त हैं, उसके बाद तो हम कौन और आप कौन? ये तो होता है कि शो के बाद अपने अपने दुनिया में लोग बिजी हो जाते हैं, बट ऐसा भी होता है कि बॉन्डिंग अगर बहुत स्ट्रांग बन जाए तो वो बाहर बहुत दिनों तक चलता है। सिर्फ ये शो नहीं, हम दूसरे शो में भी बहुत देख चुके हैं ये चीज। यहाँ पे भी है ऐसे दोस्त कि अच्छा बॉन्डिंग है। पर्सनली मुझे प्रॉब्लम है कि मैं थोड़ा सा मैं देखती हूँ कि दूसरे तरफ से अगर एफर्ट नहीं होता है, तो मैं जितना भी एफर्ट दे दूं, अगर वो एफर्ट नहीं डालेगा तो मैं वो बॉन्डिंग कैसे ही बनेगी। इस शो में अगर आपके लिए सबसे, आपने जो सुनी सबसे घटिया बात किसने कही, कुछ भी आपको लेकर के, या उसको उस पर अपने रिएक्ट किस तरह से किया था कि भाई ये तो एकदम बिल्कुल नजरअंदाज करने वाली बात नहीं कही इसने, बहुत घटिया बात कह दी हो आपके बारे में? मुझे शो से सबसे ज्यादा है कि मुझे लुक पे भी बहुत ट्रोल किया गया पर्सनली भी, एंड पर्सनली डीएम में आके लोग बोल रहे हैं कि आप शो में इतना घटिया दिख रहे हो, इतना गंदी दिख रहे हो, और आप सामने से ऐसी हो, समझ में नहीं आ रहा है आप दिखते कैसे हो। मतलब दे आर कंफ्यूज्ड, क्योंकि मेरा बहुत सारे ऐसा भी वीडियो है जो रियल वाला लुक में ही है, एंड वो बाहर पेपरज़ी वीडियो हो, कोई भी इवेंट में गई हूँ वहां का कोई डाल के छोड़ दिया, एंड वो मेरा अभी भी अगर पॉडकास्ट लुक में भी देखेगा, यहाँ पे कुछ ज्यादा कुछ मैंने किया नहीं, घर पे ही मैं बैठी हूँ, घर पे ही मैंने नॉर्मल लुक क्रिएट किया। उस शो पे क्या था ना, मेकअप मैं ज्यादा यूज नहीं करती थी, और शो के अंदर मेरा तबीयत हो गया था खराब, बहुत 104 तक मेरा ये हो गया था फीवर, एंड मैं वहां पे चल रही थी, वही बड़ी बात है, मैं तो गिरने वाली थी, ऐसा ही था मेरा हालत, क्योंकि एसी था वहां पे। और जब मैं निकल रही थी ना जिस दिन, उस दिन मेरा फीवर एकदम हाई हो गया था। विश्वजीत ने एक लाइन बोला था कि तुमको आपको रेस्ट का भी जरूरत है, आप कर लो रेस्ट, चले जाओ घर। मैं कभी कभी ना बहुत अजीब सी दिखती हूँ, मुझे लगता है मैं ऐसी दिख रही हूँ, और कभी कभी बहुत अच्छी दिखती हूँ, मुझे लगता है मैं ऐसे कैसे, मैं इतना कैसा चेंज हो सकता है कोई। इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है आपको?
कभी कभी हो जाती है जब मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ ऑब्वियसली। और यहाँ पे ना एक है कि इंडस्ट्री में रहो तो सुंदर दिखना जरूरी है। जितने भी लोग बोले लुक का कोई मतलब मैटर नहीं करता, लोग कुछ टैलेंट के साथ लुक बहुत मैटर करते हैं। यहाँ पे कोई भाव नहीं देगा अगर लुक नहीं है। थोड़ा पर्सनल सवाल कुछ पूछना चाहूंगा आपसे मैं कि इस इंडस्ट्री में कैसे आना हुआ आपका? क्या बचपन से प्लानिंग था? ये कब लगा कि नहीं मुझे इस मॉडलिंग में जाना है, मुझे एक्टिंग करनी है? कब लगा आपको? कैसे इस इंडस्ट्री में आना हुआ आपका? मैं वो भी बताऊंगी। मैं चाइल्डहुड से ही ना बहुत ही अच्छी स्टूडेंट थी, पढ़ाई लिखाई में टॉप करती थी, टॉप लिस्ट में आती थी। तो जब भी मैं कुछ कल्चरल चीज करने जाती थी ना, मेरे फ्रेंड्स मुझे करने नहीं देते थे, मेरे टीचर भी मुझे टेकन फॉर ग्रांटेड रहते थे, तुझसे नहीं हो पाएगा। मैं करती थी डांस ड्रामा चाइल्डहुड से, बट वो जो है ना, वो मेरे अंदर वो था कि मुझे करना है, मुझे परफॉर्म करनी है, मुझे परफॉर्म करने दो। बट वो बहुत दबाया गया है मुझे। फैमिली भी मुझे बोलते थे कि मत कर, पढ़ाई लिखाई कर, जॉब कर चुपचाप, ये सब क्या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में क्या करेगी तू। तो एक टाइम पे जाके मेरे अंदर वो चीज इतना हो गया कि मैं कॉलेज लाइफ में फर्स्ट ईयर में मुझे ना करने नहीं दिया गया था वो चीजें मैं जो करना चाह रही थी। मेरे अंदर था कि मैं खुद से ड्रामा लिखूं, खुद से वो परफॉर्म करवाऊं, दोस्तों को इकट्ठा किए। लास्ट में सब चले गए मुझे छोड़ के। मैं लिखा, मैंने प्रिपेयर किया, लास्ट मोमेंट में मेरे साथ धोखा हुआ। और मैंने डिसाइड किया कि चलो मैं अभी तो ट्रेनिंग लूंगी और प्रोफेशनल लाइफ में मैं कुछ करके दिखाऊंगी इन लोगों को। फिर मैं ये आई, थिएटर किया, कैमरा एक्टिंग किया, प्रॉपर टेलीविजन शो की बंगाल में मुझे जब वहां पे भी मुझे लग रहा था कि मैं यहाँ पे उतना नहीं जा पा रही जितना मुझे जाना चाहिए, डिजर्व करती हूँ मैं नेशनल प्लेटफॉर्म, मुझे वहां पे जाना है। देन मैंने मुंबई आने का डिसाइड किया। मैं 4-5 बार टिकट किया और वो कैंसिल हुआ क्योंकि मेरे फैमिली वाले आने नहीं दे रहे थे। मेरा वहां पे भी काम चल रहा था, सब चीजों में मेरा बहुत पैसा बर्बाद हो गया। मुंबई आने का बहुत प्लान कैंसिल हो गया। फाइनली मैं एक दिन आई और मुंबई आने के बाद भी मेरे साथ बहुत कुछ हुआ। मुंबई आने के बाद मुझे रहने का जगह से लेके, खाने का जगह से लेके, पैसा चोरी होने से लेके सब कुछ मैंने फेस किया। एंड फाइनली 6 महीने से मैं बोलूंगी कि मेरा लाइफ बहुत बदल चुकी है। उसके पहले अलग ही था, बहुत स्ट्रगल बहुत ज्यादा था, अभी भी स्ट्रगल है, बट धीरे धीरे एक पॉजिटिव साइन दिख रही है मुझे कि हो सकता है कुछ आगे। तो मुंबई में आकर जो आपको पहला काम था वो कैसे मिला? उसकी क्या पूरी कहानी है? मुंबई में आके पहला काम मैं बताऊँ, मुंबई में मैं पहले काम कर चुकी हूँ बहुत 3 साल पहले। वो सोनू सूद के साथ मेरा एक एड शूट था एंड वहां पे मैं एज एन भारतनाट्यम डांसर मुझे सिलेक्ट किया था क्योंकि मैं डांस करती थी। तो कोलकाता से मेरा सिलेक्शन हुआ था, मुझे स्टे दिया गया था, शूट के टाइम में थी, शूट होने के बाद मुझे रिटर्न भेजवा दिया गया था। तो मैं मुंबई उस टाइम ट्रेवल नहीं उतना मतलब घूमी नहीं, बट पहले मुंबई के साथ मेरा रिलेशन चाइल्डहुड से ही है एक्चुअली। मेरे पापा का ना ट्रीटमेंट के लिए मुंबई में आना पड़ा था, टाटा में उनका ट्रीटमेंट के लिए आना था। तो तभी मैं न्यूज में भी आ गई थी, पता है, क्योंकि मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था। मैं रोड से जा रही थी और बहुत सारे यहाँ पे काम चल रहा था रोड पे और ट्री कटिंग हो मतलब ये कर रहे थे। और वो एक ट्री ना, मैं इसके ट्री के सामने ट्री ऐसा बहुत ज्यादा भारी सा था, मेरे ऊपर गिर गया था। और वो उस साइड का जो वॉल था वो भी मेरे ऊपर गिर गया था, मतलब पूरा नहीं गिरा था, थोड़ा ऐसे। तो मैं नीचे और सारे लोग आ गए वहां पे और लोग मतलब बोल रहे हैं कि क्या हुआ। मेरे मम्मी पापा भी थी, वो भी दौड़ के आए और मुझे ऐसे खींच के निकाले एंड फोटो वीडियो ले रहे थे लोग। तो उस बहुत पहले का ये, मैं अभी मेरे पास रिकॉर्ड नहीं उस चीज का, बट मैंने न्यूज़पेपर में देखी थी वो वीडियो वो फोटो आया एंड टेलीविजन में भी वो वीडियो चल रहा था कि एक लड़की के ऊपर पेड़ गिर गया है बट वो सेफली निकल गई। क्योंकि वो गिरने के बाद मैं सेफली निकल गई, खुद ही उठ के निकल गई। देन मुंबई आने के बाद काम यहाँ पे जब सेटल हुई उसके बाद मेरे पैसा चोरी हो गए मेरे साथ। मतलब मेरे ओनर मुझे घर से निकाल दिए। देन मेरे साथ ये बहुत बुरा चीज हुआ, वो भी बोलने जाऊंगी तो दूसरे एक पॉडकास्ट लगा, अभी नहीं बोलूंगी उतना। बहुत नहीं, वो बहुत लॉन्ग है, मतलब वो इलोंगेटेड है बहुत चीज, वो ऐसे नहीं बोल सकती, बहुत टाइम लगे उसके लिए। तो ये है मुंबई काम मुझे मिलता रहता था शुरू में आके। मेरा इंस्टा में देख के लोग मुझे अप्रोच करते थे, मैं उस हिसाब से जाती थी। इवेंट वगैरह मुझे मिलता रहता था कि ये इवेंट हो रहा है, अटेंड करो, वीडियो बनाओ, रील डालो, पैसा लो, इस टाइप का हो रहा था। एक्टिंग का काम मुझे मिला, अनुपमा सीरियल में मुझे एक ट्रैक मिला, वो मैंने किया। एंड मेरे बलम थानेदार में मुझे ट्रैक मिला, वो किया। फिर मैंने सीरियल से ब्रेक ली कि मुझे ऐसा ट्रैक मुझे अगर करना है तो मैं लॉन्ग करूंगी, नहीं तो मुझे इशू हो रहा है। वैसे मेरा इंस्टा का काम हैम्पर हो रहा है, इस चक्कर में करूंगी तो सीरियल भी लॉन्ग करूंगी क्योंकि मैं छोटा छोटा नहीं कर सकती, क्योंकि मैं बंगाल में ऑलरेडी करके आई हूँ। सो वही। एंड उसके बाद मैंने ये चीज फील किया, मुंबई में तुमको रहना है तो स्ट्रगल बहुत होगा, बार बार तुम्हें टोक दिया जाएगा। मुंबई भी नहीं चाहते कि इजीली कोई यहाँ पे रहे।
मैं पूछने वाला था आपको कि मुंबई को हम सपनों का शहर तो कहते हैं, लेकिन मुंबई को माया नगरी भी कहते हैं। चारों तरफ माया ही माया है। तो इस शहर में टिकना कितना मुश्किल है एक आर्टिस्ट के लिए, जो अपना पूरा घर बार छोड़ के इस शहर में आया है अपना सपना बसाने के लिए? कितना टिकना मुश्किल है इस शहर में? बहुत लोग आते हैं यहाँ पे, सब आते हैं, सब एक्टर बनने आते हैं, कोई डायरेक्टर बनने आते हैं। इनफैक्ट आप कहाँ से हो? बिहार से। तो आप भी मुंबई आए हो कुछ बनने के लिए यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ लोग कुछ ना कुछ बनने ही आते हैं, बनने का शहर है ये मुंबई। एंड यहाँ पे लोग इजीली नहीं टिक पाते हैं। यहाँ पे बहुत लोग मुंबई यहाँ पे एक दो बार चांस देते हैं, अगर वो नहीं वो सरवाइव कर पाई, सोसाइटी जैसा ही है ये चीज, सोसाइटी शो में जैसा सरवाइव नहीं कर पाए, निकलो यहाँ से भागो। तो ऐसे मुंबई है। अब अभी तक तो मैं टिक गई और मुझे लगता है मुंबई में मैं टिकूंगी, क्योंकि मैंने 3-4 ऐसे पार कर दी चाइल्डहुड में। देन यहाँ पे आके भी मेरे साथ 2-3 ऐसा केस हुआ है। तो मैंने 4-5 बार ये जब मैंने स्ट्रगल फेस कर लिया तो मुझे लगा ये इतना बिग बिग प्रॉब्लम मैंने फेस कर लिया तो मैं कर सकती हूँ। एंड मुंबा देवी मंदिर नहीं गई थी मैं इसके पहले, पता है। बाद में मैं मुंबा देवी मंदिर गई हूँ। और मुझे बहुत लोग बोल रहे थे मुंबई आके मुंबा देवी मंदिर अगर तुम नहीं जाओगे तो तुम यहाँ टिक नहीं पाओगे। तो मैंने ये सीरियसली लिया नहीं था, क्योंकि मैं सोचा कि ये थोड़ी होता है भाई मंदिर जाओगे तो ही तुम टिक पाओगे, अपने दम पे टिको। बट नहीं, मैं मुंबा देवी मंदिर गई, प्रणाम की, और मेरे साथ जो जो हुआ मैंने वहां पे मंदिर में बताई। जब मैं वहां से निकली उसके बाद से मेरे लाइफ और इजी होने लगा और चेंज होने लगा, पॉजिटिव होने लगी। स्ट्रगल तो होगा ही बट पॉजिटिवनेस बढ़ गई। तो मुझे लगता है मुंबा देवी मंदिर हर मुंबई में जो आता है उसको हर किसी को जाना चाहिए, प्रणाम करनी चाहिए, सिद्धि विनायक जानी चाहिए, प्रणाम करनी चाहिए, क्योंकि ये खासियत है, ये स्पेशलिटी है। नहीं, बिल्कुल मानना भी ऐसा है कि पूरा जो मुंबई शहर है उनको उसको संभाल ही रही है मुंबा देवी माता। yes. और उन्हीं के नाम से नाम भी है मुंबई। ये भी मुझे नहीं पता था, ये बाद में जब पता चला तो लगा मुंबई तो ही ये शहर का नाम मुंबई है, तो जाना चाहिए ऑब्वियसली। बिल्कुल। अच्छा, अगर हम मुंबई शहर की बात करते हैं तो मुंबई शहर में आकर के क्या देखा कि आपके अंदर क्या बदलाव आया है? कुछ बदला आपके अंदर की, या फिर जो आप कोलकाता में थी वो मुंबई में आकर वैसा ही है? कोलकाता में बहुत अलग है, मुंबई में बहुत ज्यादा अलग है। कोलकाता स्लो सिटी, या जिंदगी में ऐश करो, आराम करो, ऐसे सो जाओ दोपहर को, सुबह उठो, काम करो थोड़ा बहुत, फिर दोपहर को लंबी मतलब ये नींद दो, फिर जाके काम करो, फिर सो जाओ। वहां पे लोग काम से ज्यादा सोते हैं, मतलब ये फैक्ट है, झूठ नहीं बोलूंगा। आलसी तो होते हैं बंगाली लोग, और मैं अभी भी हूँ आलसी। और प्रॉब्लम वही है कि मुंबई में लोग बहुत ज्यादा फास्ट है और किसी के लिए कोई रुकता नहीं है। तुम काम कर पा रहे हो तो ही तुम टिकोगे, नहीं तो तुम निकल लो यहाँ से। अभी मुझे वो बनना पड़ रहा है कि मैं को सोना ही नहीं है, बट मैं सो जाती हूँ फिर भी, क्योंकि सोना बहुत पसंद है मुझे, नींद बहुत आती है मुझे, और मैं कहीं पे भी सो जाती हूँ। प्रॉब्लम, और कोलकाता में मैं तो सोने के लिए फेमस थी, यहाँ पे सो जाती थी। मतलब मैं ऑप्टोमेट्री करती थी, तो हॉस्पिटल में पेशेंट देखते देखते मैं सो गई थी एक बार। एंड ये चीज लोगों को नहीं पता, रिकॉर्ड नहीं हुआ है, बट मेरा तो नींद का बहुत ज्यादा ही ये है कि, और मुंबई आने के बाद मेरे को ऐसा करना पड़ता है, ऐसे रहना पड़ता है कि नहीं मुझे नींद नहीं आनी चाहिए, नींद होगी तो बस। मुंबई में लोग रात में भी सोते नहीं है। अभी हमने आपका लेटेस्ट देखा जो पोस्ट यशराज के बैनर के सामने आप खड़ी हैं, कुछ आने वाला है यशराज के साथ आपका? वो तो मैं मैनिफेस्ट करती हूँ कि कुछ बिग आ जाए यशराज के साथ मेरा, बट वो पोस्ट एक्चुअली थोड़ा पहले का है। मुंबई आने के बाद मुझे सबसे पहले इनवाइट मिला था यशराज फिल्म से। यशराज फिल्म से मुझे एज एन क्रिएटर बुलाया गया था, बहुत सारे बिग क्रिएटर के साथ। एंड मैं प्रिविलेज हूँ कि इंस्टाग्राम के थ्रू मुझे ऐसा जगह पे बुलाया गया है जहाँ पे बहुत टॉप लेवल के क्रिएटर होते हैं। एंड आशीष चंचलानी से लेके वहाँ पे भुवन बाम से लेके वहाँ पे देखा जाए मोस्टली सेन से लेके जो टॉप लेवल के क्रिएटर होते हैं, ऐसा मेटा का जो इवेंट्स होते हैं, यशराज का भी मैंने बोला। तो वहां पे मैं जब पहुंची तो मैंने देखा यार सबको मैंने देखा है, मुंबई के क्रिएटर्स है ये लोग, और मैं कोलकाता से हूँ, ये तो लोग मुझे नहीं जानेंगे, अभी तो मैं आई हूँ वहां पे, ये लोग मुझे नहीं जानता, मैं क्या करूं। मैं बहुत अकेली फील कर रही थी कि ये लोग इतना फेमस है। और रोनित आशरा, ये मतलब मैं मेटा में गई हूँ, मैं देख रही हूँ ये सब लोगों को। एंड बाद में धीरे धीरे फ्रेंडशिप भी हुआ है बहुत लोगों से, मतलब मिल चुकी हूँ पर्सनली, वो लोग मुझे पर्सनली जाने। जैसे मैं उर्फी के साथ भी एक इवेंट किया मैंने रिसेंटली, रोनित के साथ मैंने वर्कशॉप किया एक रिसेंटली, रोनित आशा के साथ। देन आशीष के साथ मैंने बातचीत की इवेंट में जाके। तो मुझे ये सब बहुत इंस्टाग्राम के थ्रू मुझे बहुत ज्यादा मुझे बहुत प्रायोरिटाइज किया गया है, मुझे बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है। तो एज एन एक्टर भी मैं बोलूँगी यशराज फिल्म्स अगर मुझे अभी एज एन एक्टर मौका नहीं भी दिया है तो मुझे एज एन क्रिएटर मुझे बुलाया था, तो ये भी सबको नहीं मिलता है मौका। बिल्कुल। एक थोड़ा सा मैं अलग क्वेश्चन पूछना चाहूंगा आपसे कि आप खुद बंगाल से हैं, मैं बिहार से हूँ, तो हम बहुत सारे जो बाहरी
राज्य के लोग हैं महाराष्ट्र में आते हैं अपने सपने को पूरा करने के लिए। तो फिलहाल एक अलग लेवल का जो है कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी पूरी चल रही है भाषा को लेकर के, लैंग्वेज वॉर चल रहा है कि अगर महाराष्ट्र में हो तो मराठी आनी ही चाहिए, मराठी ही बोलो। आपको क्या लगता है कि लैंग्वेज वॉर कहाँ तक सही है, क्योंकि आप भी वेस्ट बंगाल से हैं, वहाँ की भाषा बंगाली है, तो क्या लगता है सही है कि गलत है? क्या आपकी क्या थॉट है इस पर? देखिए, वेस्ट बंगाल का एक चीज बहुत अच्छा है, जैसे कि बंगाली लोग कभी भी किसी को ना फोर्स नहीं करते कि आप हमारे इसमें आए हो, क्योंकि नॉन बंगाली लोग से लेके वहाँ पे सब लैंग्वेज के लोग रहते हैं, मारवाड़ी सब रहते हैं। बट मैंने चाइल्डहुड से ऐसा कभी फील ही नहीं कि इनकी वजह से मैं हिंदी भी नहीं सीखी हूँ। अगर मुझे ऐसा होता बंगाल में रह के मैं बंगाली, इनफैक्ट मारवाड़ी लोग खुद बंगाली में बात करते हैं और वो बंगाली लैंग्वेज को, बंगाली इज वेरी स्वीट लैंग्वेज, तो वहां पे लोग खुद से सीख जाते हैं। हम कभी फोर्स नहीं किया उनको कि सीखो, सीखना ही पड़ेगा, बंगाल में रह रहे हो बंगाली बोलो तो ही तुम टिक पाओगे, ऐसा हम कभी नहीं बोलते। बट मराठी इंडस्ट्री मतलब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो बहुत सारे लोग अच्छे हैं, मराठी पीपल इज वेरी गुड, वेरी काइंड हार्टेड। बट पता नहीं क्यों ये चीज हो रहा है कि मराठी सीखो तो ही तुम यहाँ पे रह पाओगे। हाँ, सीखना चाहिए, मैं बोलूंगी कि सीखो, सब कुछ सीखो, सीखने का तो कोई एंड नहीं होता है। बट किसी को अगर फोर्स करो कि तुमको ऐसे सीखना पड़ेगा, गन पॉइंट देगा तुमको सीखना पड़ेगा, नहीं तो तुमको उड़ा देंगे यहाँ से, तो ये तो गलत है। सीखने को बोलो कि तुम बोल सकते हो कि सीखो यार, दोस्त बनो सीख के, पॉजिटिवली बोलो, कोई कौन मना करे, मैं खुद सीखना चाहती हूँ। बट कोई ऐसे गुंडागर्दी करके बोलेगा तो मैं खुद भी बोलूंगी कि ऐसा नहीं, गुंडागर्दी नहीं चाहिए। कोई ऐसा एक्टर या डायरेक्टर की आपको फिल्म करनी थी, इस एक्टर के साथ करनी है, इस डायरेक्टर के साथ करनी है, कोई है ऐसा कुछ सोचा है आपने कि इसके साथ कम से कम एक फिल्म करनी है यार? क्रश मतलब देखिए 2-3 ऑप्शन है वहां पे। एक तो अक्षय कुमार के साथ मुझे मूवी करनी है और मैं कॉमेडी करना बहुत पसंद करती हूँ, तो मुझे कॉमेडी मूवी ऐसा हेरा फेरी टाइप मूवी अगर हो, हाउसफुल टाइप मूवी हो, इससे मुझे पार्ट लेने की बहुत मन है कि मैं भी इसका एक हिस्सा बनूं। ये है। और दूसरा कार्तिक आर्यन का भी, जो अभी कॉमेडी, मुझे कॉमेडी एक्टर्स ज्यादा पसंद है, तो कार्तिक आर्यन का भी भूल भुलैया जैसे आती है, वैसा टाइप की स्त्री मूवी जैसी होती है राजकुमार राव का, वैसे मूवी मुझे करना मैं चाहती हूँ कि मुझे ऐसा मूवी में एक दोस्त का ऐसा, क्योंकि अभी तक आप देखोगे तो सब बॉय है दोस्त, मैं चाहती हूँ कि एक लड़की का कैरेक्टर ऐसी हो कि ये दोस्त है, लड़की हीरोइन की दोस्त है या फिर हीरो का दोस्त है और ये कॉमेडी कर रही है और मैं जानती हूँ कि मैं करूंगी ना वो हिट होगा।